हेलो स्टूडेंट्स, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ज्योति फार्मेसी पर। आज मैं आपको फार्मेसी के एक सब्जेक्ट फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के बारे में इतनी सरल भाषा में बताऊंगा जिसके द्वारा बी फार्मा तथा डी फार्मा सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स सिलेबस मात्र पढ़ने से अपने पीजे सब्जेक्ट में अच्छे अंक प्राप्त कर सकेंगे। तो स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो देखने के बाद आप बहुत ही आसानी से अपना पेपर लिख पाएंगे और एग्ज़ाम पास कर पाएंगे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे मैं अगली वीडियो लेकर आऊँगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद। आइए स्टूडेंट्स, शुरू करते हैं फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के सिलेबस के पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है ओरिजिन एंड नेचर ऑफ फार्मास्यूटिकल लेजिस्लेशन इन इंडिया। इस टॉपिक में आप स्वास्थ्य के प्रति फार्मेसी के फ्यूचर स्कोप के बारे में जानेंगे। फार्मेसी में क्या क्या उद्देश्य होते हैं और सर्वप्रथम किन लोगों ने फार्मेसी को बनाया और कब तक इसमें कितने बदलाव हुए, कितने सुधार हुए तथा ड्रग्स पर कितने कानून बनाए गए। अगला टॉपिक है प्रिंसिपल्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ प्रोफेशनल एथिक्स। इस टॉपिक में आपको लिखना है कि किस प्रकार पीसीआई के थ्रू भेजे गए रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के क्या क्या काम होते हैं, जैसे पेशेंट से नम्रता से बात करना, उनको दवाइयों के बारे में समझाना व समस्त ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूटर से रिलेटेड सभी आदर्श रूप से कार्य करना। अगला टॉपिक है फार्मेसी एक्ट 1948। इस टॉपिक में आपको लिखना है कि किस प्रकार से सन 1948 ईस्वी में बेसिक अधिनियम अर्थात फार्मेसी एक्ट 1948 पारित किया गया था। इस एक्ट में फार्मेसी के सभी सामान्य अधिनियम तथा राज्य व केंद्रीय राज्य परिषद के कार्यों, उनका गठन तथा फार्मासिस्ट की रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया के बारे में लिखा जाएगा। और अगला टॉपिक है द ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इस टॉपिक में आपको लिखना है कि रूल्स एंड जनरल स्टडी के बारे में। फार्मेसी एक्ट 1948 में जितनी भी कमेटी होती हैं वे एक एडवाइजरी यानी सलाहकार के रूप में कार्य करती हैं। होलसेलर तथा रिटेलर अपनी ड्रग्स को किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तथा ड्रग इंस्पेक्टर को कितनी पावर होती है, वे क्या क्या कार्य करते हैं, जैसे छापा मारना, छापा मारने के लिए क्या क्या प्रोसीजर अपनाए जाते हैं, एक रनिंग फार्मेसी खोलने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन की आवश्यकता होती है। इसमें सभी शेड्यूल C, C1, F, G, J, H, P तथा X आदि व दवाइयों की लेबलिंग व स्टोरेज की स्थिति के बारे में भी लिखा जाएगा। और अगला टॉपिक है द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट 1954। इस एक्ट में जादुई व आपत्तिजनक विज्ञापनों पर रोक लगाई जाती है जो दावा करते हैं कि मनुष्य की उन बीमारियों को ठीक करने की, जबकि उन बीमारियों को ठीक नहीं किया जा सकता है, के बारे में आपको लिखना है। और अगला टॉपिक है आपका नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रिक सब्सटेंसेस एक्ट 1985। इस एक्ट में जैसे नाम से ही पता चलता है कि कैसे नशीली दवाइयों की बिक्री की रोकथाम पर कंट्रोल, उसका अपराध तथा सजा के प्रावधानों के बारे में लिखा जाएगा। और अगला टॉपिक है द लेटेस्ट ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर इन फोर्स। इस एक्ट में आपको डीपीसी भी कहा जाता है। इस एक्ट को डीपीसी एक्ट भी कहते हैं। बाजार में जो नई दवाइयां बनकर आती हैं उन पर गवर्नमेंट रेट फिक्स करती है, जिससे दवाई कंपनियां ज़्यादा रेट मरीज से ना वसूल सकें। अगला एक्ट है पॉइजन एक्ट 1919। इस एक्ट में पॉइजन का आयात, पॉइजन का रखना व बेचना तथा किस किस को विक्रय करना है, उनकी श्रेणी आदि के बारे में लिखना है। अगला एक्ट होता है मेडिसिनल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन एक्साइज ड्यूटी एक्ट 1955। इस एक्ट में किन अधिकारियों की देखरेख में दवाओं के उत्पादन के लिए आवश्यक स्पिरिट व अल्कोहल की आवश्यकता का उत्पादन व आपूर्ति व उनके डॉक्यूमेंटेशन व किन लाइसेंस की आवश्यकता होती है के बारे में लिखा जाता है, जैसे बॉन्डेड लेबोरेटरी या नॉन बॉन्डेड लेबोरेटरी। और अगला एक्ट होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 1971। इस एक्ट को
एमटीपी एक्ट भी कहते हैं। किन परिस्थितियों में गर्भ समापन किया जा सकता है, जैसे पागल लड़की, रेप अथवा भ्रूण में पल रहे अपूर्ण बच्चे का विकास इत्यादि के बारे में लिखा जाएगा तथा इस एक्ट को कौन अप्रूवल देता है इस बारे में बताया जाएगा।